बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि जो प्रपोज़ बिल है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी कुछ चीज़ें प्रपोज़ कर रहा है। उसमें सबसे पहले एक सेक्शन 114 सी है। अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि अभी इस वक़्त तो देखें, जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेलिंग वो क्या है, फाइलर है और नॉन फाइलर है। फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि कुछ स्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट, घेरा तंग कर रही है नॉन फाइलर्स के लिए, काफ़ी अरसे से ये प्लान कर रहे थे। तो अब ये क्या किया इन्होंने, एक नया कॉन्सेप्ट लाया है। वो ये है कि 2 पर्सन्स कर दिए हैं। अच्छा, जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है और कंपनी भी है। तो अब इन्होंने कह दिया एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन, अहल और नाअहल, ठीक है? अब इन्होंने कुछ ट्रांज़ैक्शंस पर लिमिट लगा दी है, कुछ को मना कर दिया है कि जो जो इनएलिजिबल पर्सन होगा वो ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर सकेगा। तो ये सेक्शन 114 सी के बारे में है। ज़ाहिर है, अगर किसी ने घर खरीदना है और वो नहीं खरीद पाएगा, अगर वो इनएलिजिबल है, तो वो अल्टीमेटली एलिजिबल होने की तरफ आएगा। तो इससे पर्पस यही है कि फाइलर बढ़ जाएँ और इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने लग जाए वगैरह-वगैरह। अ, सेक्शन 114 सी 114 सी, रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस बाय सर्टेन पर्सन्स। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी इस वक़्त जितने भी नाफ़िज़ुल अमल क़वानीन हैं, वहाँ कुछ भी लिखा हो, जो बात यहाँ लिखी जा रही है वो प्रिवेल करेगी उन पे, इसका ये मतलब होता है। क्लॉज़ ए है, एनी एप्लीकेशन बाय एनी इनएलिजिबल पर्सन फॉर बुकिंग, परचेज़ और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर ऑफ ए मोटर व्हीकल। अच्छा, यहाँ तक पहले समझ लें, यानी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, वो कौन है? सुज़ुकी मोटर्स है, आपकी टोयोटा मोटर है, आपकी होंडा है, किया है, एटसेट्रा। तो इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास इनएलिजिबल पर्सन आएगा, वो एनआईसी एफबीआर के पोर्टल पे, जैसे आज आप फाइलर, नॉन फाइलर का स्टेटस चेक करते हैं, इसी तरह इनएलिजिबल और एलिजिबल का आ जाएगा। वो चेक करेंगे एनआईसी पे या एनटीएन पे, एओपी और पार्टनर कंपनी के केस में, और अगर इनएलिजिबल पर्सन आ रहा है, तो बुकिंग भी वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे और गाड़ी की खरीदारी भी फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो इनएलिजिबल पर्सन जो है, वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा किन लोगों से, जो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर होते हैं। अच्छा, सेकंड, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एट द केस में भी। अच्छा, फिर ये कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक तो ये बात है ना कि मैन्युफैक्चरर से कहा है कि भई आप किसी भी तरह से बुकिंग और परचेज़ फैसिलिटेट मत कीजिएगा। दूसरा दूसरे कौन है, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसे भी ये कह दिया है कि इनएलिजिबल पर्सन की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मत प्रोसेस कीजिएगा। तो इन शॉर्ट, कि इनएलिजिबल पर्सन गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, ठीक है? अच्छा, क्लॉज़ बी पे आ जाएँ। एनी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट बाय एनी इनएलिजिबल पर्सन टू एनी अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और टेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ तक रुक जाएँ। देखिए, ये जितने भी होते हैं रिकॉर्डिंग, सब रजिस्ट्रार रिकॉर्ड करता है, रजिस्टरिंग सब रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग में आप बात कर लें, पटवारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अ, और अटेस्टेशन के भी इदारे हैं जो चीज़ें अटेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ किस लिए होता है? ये एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं फाइनल अल्टीमेट म्यूटेशन के प्रोसेस को। म्यूटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें टाइटल एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पे चला जाता है। तो यहाँ ये बात की जा रही है कि अगर इनएलिजिबल पर्सन है और उसकी एप्लीकेशन आती है, चाहे वो किसी के पास भी आए, सब रजिस्ट्रार के पास आ गई, जो रिकॉर्ड करने वाला है उसके पास, पटवारी के पास आ गई, तो भई ना आपको कोई भी जो इदारा है फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम बिल्कुल सिंपल कहें, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर फैसिलिटेट नहीं की जाएगी, ठीक है? तो यानी कोई भी इनएलिजिबल पर्सन प्रॉपर्टी लेने जाएगा तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करवा पाएगा। तो ज़ाहिर है, जब नहीं करवा पाएगा तो फ़ायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी लेने का, ठीक है? तो इसलिए ज़ाहिर है वो फिर फाइलर की तरफ जाएगा। फर्दर एक मज़ीद ये कहा गया है कि मोर देन सच वैल्यू इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर एज़ मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और शैल नॉट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड बाय सच अथॉरिटी। ये तो मैंने पहले आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया। खैर यहाँ से जोड़ के पढ़ना चाहिए था
कि फैसिलिटेट नहीं करेगी ये अथॉरिटी इनएलिजिबल पर्सन के लिए ट्रांसफर, वो आखिर में लिखा है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे ज़िक्र कर लिया। अच्छा, इसमें ये ज़रूर लिखा है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, मैं हो सकता है 50 लाख रुपए एफबीआर सजेस्ट कर दे, फिर 2 साल बाद उसको 1 करोड़ कर दे, तो इसमें लिमिट दी जाएगी कि भई अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस पे ये बात नहीं है, भाई भले आप इनएलिजिबल ही हों, लेकिन उस जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी उससे ऊपर की वैल्यूज़ पे ये एप्लीकेबल होगा। तो ए में क्या बात है, इनएलिजिबल पर्सन है, आप गाड़ी नहीं ले सकते। बी में ये है कि आप घर नहीं ले सकते, मतलब घर इमूवेबल प्रॉपर्टी में हर चीज़ आ जाती है, घर, दुकान, मकान, फ्लैट वगैरह। तो लेकिन एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, जो कि एफबीआर का बोर्ड नोटिफ़ाई कर देगा एसआरओ के ज़रिए। फिर सी में ये बात की गई है कि एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू सेल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग अ पर्सन authorized to open and maintain an account or clear such transaction shall not sell, open an account or clear sale of securities mutual fund to an ineligible person being an individual or AOP। अच्छा, इसमें खास बात ये है, क्लॉज सी कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है, नंबर वन, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। इसमें ये बात की जा रही है कि आज आप फाइलर हो, नॉन फाइलर हो ना, आप सीडीसी में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं, ब्रोकर के ज़रिए भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, सही है? इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि भई आप ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये आपको आपकी जैसी एप्लीकेशन जाएगी, सीडीसी में जाएगी, ब्रोकर हाउस पे जाएगी, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ पे जाएँगी, वो रिजेक्ट कर देंगे, आपका अकाउंट ही नहीं खोलेंगे, और आपके अकाउंट चल रहे हैं तो उनको रोक दिया जाएगा, सही है? तो क्लॉज़ सी के अंदर ये बात की जा रही है। अच्छा, इसकी भी एक्सेप्शन एक नीचे आ जाएगी, क्लॉज़ सी है ना, इसकी एक्सेप्शन जैसे यहाँ क्लॉज़ बी की एक्सेप्शन दी है ना कि एक लिमिट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा घर के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो सी की भी एक्सेप्शन है, लेकिन वो अलग से बताई गई है, नीचे आप देख लीजिएगा अभी। अच्छा, क्लॉज़ डी में ये कहा जा रहा है, अब बैंकिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि अगर एक इनएलिजिबल पर्सन आता है, तो क्या होगा, अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट ओपन और मेंटेन एन ऑलरेडी ओपन करंट अकाउंट। अकाउंट भी नहीं खोलेगी बैंकिंग कंपनी, मतलब आप मीज़ान बैंक जाएँगे, आप इनएलिजिबल पर्सन है, मीज़ान बैंक आपका अकाउंट भी नहीं खोलेगा, अगर चल रहा है अकाउंट तो उसको भी रोक देगा, ठीक है? क्योंकि मेंटेन नहीं करेगा। अच्छा, मेंटेन एन ऑलरेडी ओपन करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ अकाउंट एक्सेप्ट आसान अकाउंट। आसान अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बहुत ही छोटा-सा उसका एक्सपोज़र होता है, आप 5 लाख रुपए तक की ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, इसके अलावा आपका कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। uh, in the name of such person as may be notified by the board। अच्छा, ये कंडीशन जर्नल नहीं है, बोर्ड नोटिफाई करेगा लोगों के नाम, उनके बारे में बैंक्स को ये काम करना है, हर एक के लिए नहीं करना है। अच्छा, एक और बैंकिंग कंपनीज ने काम जो करना है वो क्या है, अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट अलाउ कैश विथड्रॉल फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। यानी कैश विथड्रॉल पे भी लिमिट लगा दी जाएगी कि भाई अगर इनएलिजिबल पर्सन है ना, तो इतने से ज़्यादा कैश वो नहीं निकाल सकेगा, ठीक है? उसके बाद सबसेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जो अभी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है। सबसेक्शन 2 है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, तो ऊपर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, किस पे? पर अगर आप परचेज़ ऑफ रिक्शाज़ और मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर, अगर ये 3 चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो आप कोई भी हो, इनएलिजिबल हो या एलिजिबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड ये क्लॉज़ बी है, परचेज़ ऑफ पिकअप व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अप टू 800 सीसी, ये सुज़ुकी गाड़ी होगी, देखी होगी आपने, जो सुज़ुकी होती है, जिसको हम सुज़ुकी की होती है नॉर्मली, उसको हम कहते भी सुज़ुकी हैं, तो सुज़ुकी रावी 796 सीसी की होती है आई बिलीव। तो जो लोग सामान की मंडी से सामान आता है, बुल्डन मार्केट से सामान जा रहा है, ठीक है? तो उसकी एक्सेप्शन है, तो वो कोई भी खरीद सकता है। क्लॉज़ सी, परचेज़ ऑफ सच मोटर व्हीकल अदर देन दोज़ मेंशन्ड इन क्लॉज़ ए एंड बी। ए और बी में तो बताया है ना कि जो ऊपर रावी गाड़ी मैंने आपको बताया, सुज़ुकी रावी और रिक्शाज़ वगैरह के अलावा क्या है, ट्रक एंड बसेस सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन एज़ मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो एक नोटिफ़िकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा कि ऐसे ट्रक और ऐसे बसेस भी हर आदमी खरीद सकता है, और इससे ऊपर की कैपेसिटी के हर आदमी नहीं खरीद सकता, उसके लिए एलिजिबल होना ज़रूरी होगा। तो ये भी नोटिफ़िकेशन आएगा। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था आगे लिखा हुआ है सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो क्लॉज़ डी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ अप टू सच लिमिट एज़ मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो यहाँ ये कहा जाएगा, ठीक है, अब ये तो नहीं कर सकते कि भई लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें, स्टॉक एक्सचेंज में तो प्रमोट किया जा रहा है, ओवरऑल एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि लोग स्टॉक्स में आएँ।
तो यहाँ यहाँ पर भी बोर्ड नोटिफाई करेगा कि फॉर एग्जांपल भाई 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, उससे ऊपर के लिए आपको एलिजिबल पर्सन होना पड़ेगा। फिर एनी ineligible person who after filing his return of income for the latest completed tax year has filed सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अच्छा, फिर ये बात की जा रही है कि भाई देखें, ऊपर की जो शराइत थी वो तो इन एलिजिबल पर्सन के लिए थी। अब वो घर लेना चाह रहा था, उसने क्या किया कि अपनी रिटर्न जमा करा दी, रिटर्न जमा करवा दी, और एक एडिशनल रिटर्न के साथ वेल्थ भी जाती है, रिटर्न और वेल्थ जमा करवा दी, और एक एडिशनल फॉर्म होगा जो FBR IRS पे डाल देगा जब ये कानून बन जाएगा, तो उसका नाम होगा फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, वो भी भर देगा, तो वो फिर अब एलिजिबल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब एलिजिबल हो गया तो फिर ये कंडीशंस लगेंगी ही नहीं उसमें। इसके अलावा लास्ट एक और बात है कि ट्रांजैक्शंस मेड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन और अ पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट दैट मेंशन इन सबसेक्शन 2 ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1। ऊपर हमने देख लिया क्लॉज डी, वो कैश विड्रॉल वाली शर्त है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो कंडीशन है ना, वो नॉन रेजिडेंट पे भी एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है, सिवाय एक कंडीशन के, वो है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल की लिमिट जो भी इनएलिजिबल पर्सन के लिए नोटिफाई की जाएगी, वो वाली शर्त इन पे भी, कंडीशन इन पे भी लागू होगी। अच्छा, सब सेक्शन 3 जो है, अभी तो एक ही सेक्शन चल रहा है हमारा, और काफी बड़ा सेक्शन है ये, तो इसका सब सेक्शन 3 जो है, इसमें ये बात की जा रही है कि जो अभी आपसे बताया कि रिटर्न के साथ एक और फॉर्म जमा होगा, तो दी सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द पर्सन एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 5। अच्छा, सफिशिएंट रिसोर्सेज यही हम कवर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आ गया है, तो हम देख लेते हैं क्या है। लेकिन सफिशिएंट रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी है इसमें, आसान, पहले मैं ऐसे समझा दूं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की जमा करवाई है, उसमें कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट, कैश और कैश की तरह के जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस है, जैसे कि आपका गोल्ड है, जैसे कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, तो उनका टोटल कर लीजिए। सपोज कर लें वो बनता है 10 लाख रुपए, तो सफिशिएंट रिसोर्स उसका 130% कंसीडर किया जाएगा, यानी 13 लाख रुपए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए आप वेल्थ में देखेंगे, एओपी और कंपनी के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। तो सफिशिएंट रिसोर्सेज की इस डेफिनेशन में यही बात की गई हुई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर। अब सफिशिएंट 3 में ये बात की जा रही है कि जो ये स्टेटमेंट है और जो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं मेंशन किए गए हैं सबसेक्शन 5 में, shall not be construed as nature and source of income for the purpose of सेक्शन 111। तो आप इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड एसेट वाली कैटेगरी में मत समझ लीजिएगा और 111 की प्रोसीडिंग मत शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर ये बात की गई है 111 की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, उस आप 111 में कुछ भी करना चाहें, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कीजिएगा। इस फॉर्म को बेस मत बना लीजिएगा कि भाई ये तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट वाली स्टोरी आ गई और प्रोसीडिंग शुरू कर दें। अच्छा जी, सबसेक्शन नंबर 4 क्या है? अ, हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि ये भी बैन लग गया, ये भी बैन लग गया, ये भी कंडीशन लग गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर ये कानून आज नेशनल असेंबली, सेनेट पास भी कर दें और प्रेसिडेंट साहब साइन भी कर दें एज़ इट इज़, तो भी ये जितनी भी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ज़रा आप गौर से पढ़ें सबसेक्शन 4। ऑल और एनी ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1, वो जो 4 मना किए ना, 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा इनएलिजिबल पर्सन, उसकी बात की जा रही है। सबसेक्शन 1 में यही बातें लिखी गई हैं। घर नहीं ले सकता, और गाड़ी नहीं ले सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। तो शैल कम इनटू फोर्स ऑल और एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, वो चारों या उनमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कब इम्पोज होंगी? इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल कम इनटू फोर्स, उनका इतलाक कब से होगा? as the board may by notification in the official gazette appoint with the approval of federal government। यानी उसका इतलाक उस दिन से होगा जब बोर्ड नोटिफिकेशन देगा, और वो नोटिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद दिया जाएगा। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद बोर्ड नोटिफिकेशन देगा, फिर यानी इस कानून के इतलाक के बाद भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर इन चीजों का इतलाक होगा। सही है। अच्छा, फिर जो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कैश इक्विवेलेंट एसेट, अभी हमने सफिशिएंट फंड में बात की थी, तो इसके बारे में भी प्रिस्क्राइब करेगा, एफबीआई नोटिफाई करेगा इससे क्या मुराद है। इससे मुराद यही होगा कैश, बैंक, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, गोल्ड एंड अलाइक एसेट्स वगैरह। ठीक है, हो सकता है इसमें गाड़ी को भी, उस गाड़ी की वैल्यू भी शामिल कर लें, फॉरेन करेंसी अकाउंट शामिल, वगैरह वगैरह।
अच्छा, एलिजिबल पर्सन कौन है भाई? अभी तक हम सब कब से यही बात कर रहे हैं एलिजिबल और इनएलिजिबल, तो एलिजिबल कौन है? अच्छा, इनएलिजिबल कौन है? देखिए यहाँ इन्होंने लिखा हुआ भी होगा, डी के अंदर देखें, इनएलिजिबल वो है जो कि एलिजिबल नहीं है। तो हम एलिजिबल देख लेते हैं, एलिजिबल कौन है? तो एलिजिबल वो है, एलिजिबल पर्सन shall mean a person who has filed a return of income for the tax year immediately preceding the year of transaction mentioned in subsection 1। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप टैक्स ईयर 25 में एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और ये मेंशन है सबसेक्शन 1 में ये ट्रांजैक्शन, तो टैक्स ईयर 24 की आपने रिटर्न जमा कराई हुई हो, एंड हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज इन वेल्थ इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये कि सफिशिएंट रिसोर्सेज भी हो आपके पास, यानी अगर आप घर लेना चाह रहे हैं आज 1 करोड़ का, तो ये 1 करोड़ आपने पिछले साल अपनी वेल्थ में दिखाए हों, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ कंपनी और एओपी, और अगर आप कंपनी है 1 करोड़ का कोई ऑफिस ले रहे हैं या एओपी हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 1 करोड़ 30 जून में रिपोर्ट हुए हुए होने चाहिए एट द केस में भी फॉर सच ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के लिए, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल द एलिजिबल पर्सन शैल इंक्लूड द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल है, तो अगर वो फाइलर है तो उसकी वाइफ भी फाइलर समझी जाएगी, और जो डिपेंडेंट बेटा बेटी हैं वो भी, और इसके अलावा कोई स्पेशल चाइल्ड जो उनके साथ रहता है, जिसके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है और वो सोसाइटी में कोई इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो वो भी फैमिली मेंबर समझा जाएगा। और ये इसलिए कि देखें, जो हस्बैंड होता है, अगर हस्बैंड के हिसाब से बात कर लें, तो वाइफ जो कि डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, तो उनकी वेल्थ जो है ना कंसोलिडेटेड जाती है, तो वो सारी चीज़ें उसकी रिटर्न में ही जाती है। तो जब शौहर ने, एक वालिद ने चीज़ें फाइल कर दी, तो बाकी भी फाइलर ही एलिजिबल ही ट्रीट किए जाएंगे। इसका ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये भी तो हो सकता है 30 जून में मेरे पास पैसे नहीं थे और ड्यूरिंग द ईयर ही मेरे पास पैसे आ गए। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई लॉटरी निकल आई, मेरा कोई प्राइज़ बॉन्ड निकल आया, मुझे बैंक से लोन मिल गया, मुझे मेरे एम्प्लॉयर से लोन मिल गया, मुझे इनहेरिटेंस मनी मिल गई, मेरे किसी फैमिली मेंबर ने मुझे बाहर से रेमिटेंस कर दी। तो अब ये तो पिछले साल में सफिशिएंट फंड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रही कि रिपोर्ट हुए में हो, ये तो इसी साल पैसे आए हैं, तो क्या मैं इससे ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता? अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है। इस डेफिनेशन से ये ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। तो लेकिन अ, इन लोगों के लिए ये बात, अगर आप इनएलिजिबल और एलिजिबल पर्सन की पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये बात इसी तरह है। तो इसके बारे में ज़ाहिर है एफबीआर इसको क्लेरिफ़ाई कर देगा कि भई आपका जो ऐसा आपका जस्टिफाइबल जो सोर्स है, जो जस्टिफाइबल रिसोर्सेज़ आपके पास आए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उससे भी आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। इसमें एक लाइन का इज़ाफ़ा एफबीआर को कर देना चाहिए। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 175 डबल ए, एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सन। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा सुन लें पहले क्या है। देखिए, इसमें एफबीआर बैंक से कहता है कि भई हमें डाटा दें, हमें डाटा दें, एफबीआर में खुद देखेगा, और बैंक कहते हैं जी डाटा तो कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो ये बहस अरसे-दराज से जारी है बैंकों के और एफबीआर के दरमियान, और एफबीआर कुछ कामयाब भी हो गया है, और बहरहाल वो बैंक से डाटा किसी न किसी हद तक ज़रूर ले लेता है। क्योंकि ऐसे नोटिसेज़ आते हैं कि भई आपके ये 20 अकाउंट्स हैं, इनकी इनके डेबिट्स की और इनके क्रेडिट्स की डिटेल दें, हालाँकि टैक्स पेयर ने वो डिक्लेयर भी नहीं किए हुए होते। तो इससे हमें पता चलता है कि एफबीआर के पास कुछ न कुछ डाटा तो किसी तरह से बैंक से आ ही रहा है। बहरहाल, तो हम आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन की तरफ। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू बैंकिंग कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1962, Section 216 of this ordinance and any regulations made under the State Bank of Pakistan Act 1956। यहाँ कुछ भी लिखा हो इन कवानीन में, अगेन वही बात है, प्रिवेल करेगी इस सेक्शन की बातें। क्या है? सब सेक्शन 1 बहुत इंटरेस्टिंग है। द बोर्ड, एफबीआर का जो बोर्ड है उसके बारे में बात हो रही है। द बोर्ड में शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ टर्नओवर। अच्छा, जाहिर है बोर्ड के पास इंफॉर्मेशन ये कहाँ से आएगी? ज़ाहिर है कोई भी टैक्स पेयर जब रिटर्न जमा करवाता है तो उसमें तो टर्नओवर होती है। फिर द बोर्ड में शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ टर्नओवर, इनकम इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम। सो इनकम मीन्स टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम मीन टैक्सेबल इनकम फॉर 1 और मोर टैक्स ईयर्स, यानी किसी 1 साल या 1 से ज़्यादा सालों के लिए, टैक्स ईयर्स के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन डेटा इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट नंबर्स,
declared in the income tax return, wealth statement, financial statement or any other document to the board. ज़ाहिर है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो एफबीआर अब एक ऐसा काम करेगा कि तमाम ही टैक्स पेयर्स को, पहले भी हालांकि कहा हुआ है क्योंकि ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स जो है बिजनेस बैंक अकाउंट आप यानी कि डिक्लेयर करें, अदरवाइज पेनल्टी है। तो वो एक काम किया हुआ है, उसके ऊपर दोबारा से एफबीआर यकीनन टैक्स पेयर्स को दोबारा से मुतवज्जा करेगा इस चीज के लिए, ताकि उसके पास बैंक अकाउंट, हर आदमी के बैंक अकाउंट का डेटाबेस इकट्ठा हो जाए। बहरहाल, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स along with database algorithm as may be prescribed with scheduled banks in Pakistan। इसमें ये कहा जा रहा है कि बोर्ड क्या करेगा, एक टैक्स पेयर का, जिसका भी वो चाहे, ठीक है, एक टैक्स पेयर का उसकी रिटर्न से मैक्सिमम डाटा लेगा, वो बैंक से शेयर करेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं शेयर कर देगा कि एक स्प्रेडशीट पे डाल के दे दे, नहीं, वो एक एल्गोरिथम के साथ शेयर करेगा। तो एक एल्गोरिथम होगा, उस एल्गोरिथम के अंदर वो डाटा डला हुआ होगा, वो एल्गोरिथम, वो एक प्रोग्राम होगा, यूं समझ लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एल्गोरिथम जाएगा बैंक के पास और बैंक से ये कहा जाएगा कि आप ये जो एनआईसी है, ये जो टैक्स पेयर है, आपके पास इस एनआईसी पे या इस एंटिटी पे जितने भी अकाउंट्स हैं, उसके डाटा को आप एक जगह इंटीग्रेट कर लें, एक जगह कंसोलिडेट कर लें और इस एल्गोरिथम में डाल दें, या जो भी फंक्शनैलिटी होती है। अब होगा ये कि अब आगे हम देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ तक यही बात है कि बोर्ड क्या करेगा, एक ये तमाम इंफॉर्मेशन लेगा, उसको एल्गोरिथम के साथ लिंक करेगा और शेड्यूल बैंक्स को दे देगा। अब आगे क्या होगा देखें। Step 2. The scheduled banks shall provide the board particulars such as name, account number of such persons, where the banking information is at variance with the data algorithm provided under clause A of this subsection। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब बैंक के पास ये एल्गोरिथम आएगा ना, ये जो यूं समझ लीजिए कि एक इसमें फॉर्मूलाज होंगे और सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, तो बैंक क्या करेगा, अपने सिस्टम पर इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के सीएनआईसी, उसके आइडेंटिफिकेशन पे, तो ये अच्छा, एफबीआर इससे पहले एक और काम भी करेगा, बैंक्स को बताएगा कि जैसे कि आपने एफबीआर के चेयरमैन को भी सुना होगा, उन्होंने ये बताया कि रीजनेबल लिमिट ऑफ बैंक ऑपरेशन, ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, रीजनेबल लिमिट ऑफ बैंक ऑपरेशन, ये कम्युनिकेट करेंगे बैंक्स को। इसको यूं समझें, फॉर एग्जांपल एक आदमी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो उसके बैंक में कितने पैसे घूम सकते हैं, 2 करोड़ के घूम सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ तो नहीं घूम सकते ना। तो यहाँ क्या होगा, अब एक रीजनेबल लिमिट ऑफ बैंक ऑपरेशन एफबीआर बताएगा और वो एल्गोरिथम में सेट होंगे। बैंक्स एल्गोरिथम रन करेंगे उस टैक्स पेयर के डाटा पर जो कि एफबीआर ने प्रोवाइड किया है, और अगर उसमें वेरिएंस आया, अब टॉलरेंस लेवल एफबीआर बता देगा कि जी वेरिएंस अगर 200% है तो कोई बात नहीं, आप हमें रिपोर्ट मत करना, लेकिन अगर 200% से ज्यादा है तो हमें रिपोर्ट कर देना, तो वो रिपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुसीबत उन लोगों के लिए आ जाएगी, मिसाल के तौर पर आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, अंडर कर रहे हैं, रिटर्न आप दिखा रहे हैं यानी 50 मिलियन की, और आपके अकाउंट के अंदर एक्टिविटी हो रही है 500 मिलियन की, 10 गुना ज्यादा। तो इस वेरिएंस को डेफिनेटली जब एल्गोरिथम का रिजल्ट आएगा और वो खुद बता देगा रिजल्ट में कि दिस ये जो आपने एग्जीक्यूशन की है प्रोग्राम की, इसमें टॉलरेंस लेवल को इसने मीट नहीं किया है, तो वो जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो एफबीआर से शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, बैंक अकाउंट वगैरह इससे बंद नहीं होगा, लेकिन एफबीआर के पास एक अलर्ट चली जाएगी कि फला बंदा है, उसके पास जो टॉलरेंस हमारा लेवल था, जो वेरिएंस आया वो इतने परसेंट आया है, तो एफबीआर फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन उस आदमी के बारे में शुरू कर देगा। इससे ये हासिल करना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, फिर ये जो सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 175 डबल ए का, ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर टैक्स एंड रिलेटेड पर्पस एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अब ये भी एक चैलेंज है ना कि भाई जो इंफॉर्मेशन है एफबीआर शेयर कर रहे हैं और बैंक भी शेयर कर रहे हैं, तो ये तो मतलब मिसयूज हो सकती है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और ये इसमें ऐसी कोऑर्डिनेशन बनेगी कि एफबीआर की आईटी डिपार्टमेंट और
जो बैंक्स का एफबीआर आईटी डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो डेटा शेयरिंग होगी ना वो भी एन्क्रिप्टेड फॉर्म्स में होगी। तो जिसको एक आम यूज़र देख भी नहीं पा रहा होगा, मेरा ये ख़्याल है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा-सा रह गया है। सेक्शन 207 सेक्शन 207 के अंदर क्या किया है इन्होंने अ, इन क्लॉज़ के द वर्ड एंड शैल बी ओमिटेड and in clause I after the semicolon word and thereafter the following new clause shall be added। अच्छा सेक्शन 207 क्या है? सेक्शन 207 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज बताई गई हैं। पहले बोर्ड है, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है एंड सो ऑन। तो उन अथॉरिटीज में एक और अथॉरिटी ऐड कर दी गई है, ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 222। बस अभी इतना समझ लीजिए। ये है क्यों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटीज में एक ऑडिटर को भी शामिल कर दिया गया है, वो ऑडिटर जिसको सेक्शन 222 में अपॉइंट किया जाता है। ये अभी आगे बात आ रही है क्या है। अच्छा, इन सेक्शन 216 इन सबसेक्शन 3 आफ्टर क्लॉज बी द फॉलोइंग न्यू क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली BA to an auditor appointed on contractual basis or engaged। अच्छा इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले आप देख लें सेक्शन 222। सेक्शन 222 में the existing provision shall be renumbered and subsection 1 thereof and after subsection 1 numbered as aforesaid the following new subsection shall be added। अच्छा एक सबसेक्शन 2 ऐड हुआ है सेक्शन 222 में। इसमें क्या क्या कहा गया है? द बोर्ड में also appoint as many auditors on contractual basis or through a third party arrangement as the case may be as it deems fit for carrying out for the purpose of this ordinance। अच्छा सेक्शन जो 222 है ना उसके अंदर ये बात बताई गई है। सेक्शन 222 की आप हेडिंग देखेंगे उसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। तो ये नया सबसेक्शन प्रपोज किया गया है कि इसको पार्ट बना दिया जाए सेक्शन नंबर 222 का। तो उसमें बोर्ड को ये पावर दी जा रही है कि वो ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन 1 है ना वहाँ कमिश्नर के पास पावर थी कि अभी भी है कि कमिश्नर में अपॉइंट एन